गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूरिक एसिड को करेंगे। फिर मुझे थोड़ा सा काम है, अगर टाइम रहेगा तो हम सेकंड हाफ में जाएंगे। उसमें हम किडनी रेनल सिस्टम को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उससे पहले कुछ और चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी होना ज़रूरी है। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों साइमल्टेनियसली समझने और देखने हमें पड़ते हैं बहुत सारे डिजीज में। लेकिन तो ये चीज़ें वहाँ हम देखेंगे फिर उस टाइम। फिलहाल पहले यूरिक एसिड इसलिए भी थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है कि लीवर के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो रहता है। मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है। तो इसको उसी वे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा वैसे पेन मैनेजमेंट में भी आता है, लेकिन फिलहाल लीवर के साथ जुड़ा है तो अभी इसको पढ़ना बहुत जो है बेनिफिशियल भी रहेगा। और थोड़ा सा लीवर के बारे में हमने अभी पढ़ा है तो उसको आसानी से समझ भी जाएंगे। एक मिनट और। तो यूरिक एसिड क्या है ये चीज पहले हम देखें और समझें। यूरिक एसिड वैसे तो एक एंड प्रोडक्ट है, फाइनल एंड प्रोडक्ट है, जो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से मिलता है। और जो प्यूरिन रिच डाइट होती हैं जैसे दाल, बीन्स और मीट, ऑर्गन मीट खासकर फिश से भी, और बॉडी के अंदर सेलुलर टर्नओवर से भी इवन ज़्यादा मात्रा इंटरनल टर्नओवर, सेलुलर टर्नओवर से जो है वो मिलती है। तो इसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड मिलता है, जिसकी वैल्यू मेल में लगभग 3.4, 3.5 से लेके 7 तक, और फीमेल में 2.5 से लेके 6 mg/dl तक नॉर्मली देखने को मिलती है। जब यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूस हो या डाइट में बहुत ज्यादा हो तब, और या अंडर एक्सक्रेट हो जाए, यानी कि उतना ना निकल पाए बॉडी से जितना निकलना चाहिए, तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। यानी कि हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिडीमिया आप इसको बोल सकते हैं। और जब इसके क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिट होने लगते हैं और जॉइंट की प्रॉब्लम जनरेट करने लगते हैं, तब हम इसको गाउट बोलते हैं या गाउटरी अर्थराइटिस बोलते हैं। अब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज यहाँ पे रख भी दिया है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल ऑर्गन अगर कोई है या मुख्यमंत्री कोई इसका है तो वो लीवर है। प्यूरिन का ब्रेकडाउन, डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन, प्यूरिन बेसिस का ब्रेकडाउन, एडेनिन ग्वाइनिन, फिर उससे हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से जेंथीन, और फिर जेंथीन से यूरिक एसिड। ये मतलब केमिकल कंपाउंड है जो पूरे प्रोसेस में लीवर बनाता है। और जो एंजाइम है जो इस पूरे प्रोसेस में काम करता है
जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो जो हाइपोजेंथीन है वो जेंथीन में कन्वर्ट होता है और जेंथीन से यूरिक एसिड बनता है, और जेंथीन ऑक्सीडेज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि यूरिक एसिड सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप है वो लीवर में होता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये लीवर में ही बनता है। तो यानी कि वो लोग जिनका लीवर ओवर फंक्शनल है, फैटी एसिड ग्रेड 2, या लीवर इन्फ्लामेशन, ये सभी लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा कारण यूरिक एसिड बढ़ने का, ये डाइट वाला तो ही गया भाई, डाइट ली आपने और वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हुई लीवर के थ्रू। दूसरा, लीवर से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस केस में, जब आप डाइट भी ऐसी ले रहे हैं और लीवर भी इन्फ्लेम्ड है। ये जो और अल्कोहल भी इसको ट्रिगर करता है। हाई फ्रक्टोज का इंटेक भी इसको प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ज़्यादा फ्रक्टोज मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा चीनी वगैरह लेने से एटीपी जो है वो रैपिडली ब्रेक डाउन होती हैं, उससे यूरिक एसिड की स्पाइक बढ़ती है। दूसरा, सेलुलर टर्नओवर जिसकी मैंने बात करी थी, ऐसे डिजीज भी हैं जो जिनमें सेलुलर टर्नओवर बहुत तेज होता है, जैसे सोरियासिस, लिकीमिया, लिम्फोमा, और एंजाइम डेफिसिट। ये सारे कारण लीवर से यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को या यूरिक एसिड के बनने के प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप चाहे डाइट ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज लीवर को ही करना है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो हो गया, जब आप यूरिक एसिड में या गाउट के पेशेंट में काम करेंगे, लीवर पे बहुत प्रोमिनेंटली आपको काम करना है, इंटेंसिवली ट्रीटमेंट करना है लीवर का भी। दूसरा, किडनी का रोल। यूरिक एसिड का लगभग 20%, मैक्सिमम 20%, 20 से कम ही होगा, इतना हिस्सा सिक्रेट होता है किडनी से यूरिन में। बाकी एक बड़ा हिस्सा इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है, और जो बचा वो ब्लड में ही रहता है, उसकी जो जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक में, वो बॉडी इसको यूज करती है। क्योंकि आप देखते हैं 3 से लेके और 7 mgdl तक तो ब्लड में रहेगा ही, यानी कि उसके बाद जो होगा वो बाहर निकलना है। किडनी में वैसे तो पूरा ब्लड किडनी में ही पहुंचता है, लेकिन एक्चुअली जब किडनी में जाता है तो किडनी नॉर्मली 90% यूरिक एसिड को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। केवल 10% ही पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वो उसको निकालती है। हालांकि अगेन वो जो पीसीटी के थ्रू थोड़ा उसको सिक्रेट करती है या वापस लेती है पीसीटी के थ्रू। जब उसका फाइनल एक्सेशन बनता है, एक्सक्रेशन बनता है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि 15 से 20% यूरिक एसिड को किडनी बाहर निकाल देती है। लेकिन अब किडनी में भी प्रॉब्लम हो तो किडनी कैसे यूरिक एसिड को बढ़ा देगी, वो आप समझिए। अगर किडनी का जीएफआर थोड़ा कम हो जाए, यानी कि फिल्ट्रेशन जो रेट है किडनी का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो रिड्यूस हो जाए। भाई किडनी के नेफ्रॉन में ब्लड आता है और चला जाता है, आने वाला ब्लड ज़्यादा होता है, जाने वाला थोड़ा कम होता है, ताकि वहाँ पे एक प्रेशर बना रहे और फिल्ट्रेट निकलता रहे, तो किडनी का जीएफआर कम हो जाए। या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ग्लोमेरुलर से थोड़ा दूर, जो पहली जहाँ से नली स्टार्ट होती है नेफ्रॉन की, उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए।
ऐसा डिहाइड्रेशन में हो सकता है अगर पेशेंट पानी कम पिएगा। आप देखिए जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, अगर वो एक दिन भी कम पानी पिएगा तो उसके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो जाता है अगले दिन। दूसरा है अल्कोहल का कंजप्शन से, फास्टिंग से अगर वो खाना नहीं खाएगा, इन सब कंडीशन में किडनी पानी को कंजर्व करती है, यानी कि स्टोर करती है। भाई आप कम पानी पी रहे हैं या अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, इवन अगर आप डायरेटिक्स, बीपी कम करने के लिए डायरेटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, तो भी पानी को कंजर्व करती है किडनी, कोशिश करती है कि पानी को बचाया जाए। और उसमें यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। दूसरा, ट्यूबुलर सिक्रेशन कम हो जाए, ट्यूब्यूल्स में जो सिक्रेट होता है ब्लड वेसल से, वो कम हो जाए। बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, किसी हैवी मेटल की टॉक्सिटी से ऐसा हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से ऐसा हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में मैंने पढ़ाया था आपको, या कुछ ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी, जो खासकर ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें डायरिटिक्स का जो ज़्यादा, और ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ हैं, थायजाइड और फ्रूसेमाइड वगैरह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यानी कि यूरिक एसिड यहाँ पे बिल्डअप होता चल जाएगा ब्लड में। तो आपका डाइट हो गया, डाइट के बाद लीवर हो गया, लीवर के बाद किडनी हो गई। लीवर प्रॉपरली सिंथे उसको काम भी करे और किडनी उसको प्रॉपरली बाहर निकालना पाए तो भी गड़बड़ है। यानी कि किडनी पे भी हमें, किडनी की फंक्शनैलिटी भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मल यूरिक एसिड तो ठीक है, जब क्रिस्टल बन जाएंगे तब वो तकलीफ देता है, एक्चुअली पेन वो तभी देता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल कब बनेंगे? वैसे तो यूरिक एसिड सोलूबल होता है पानी के साथ में, ब्लड में भी पूरे तरीके से सोलूबल है, लेकिन अगर पीएच लो हो, टेम्परेचर लो हो, तो इसके छोटे छोटे एकदम माइक्रो निडल टाइप के शेप के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिनको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बोलते हैं, मोनोसोडियम यूरेट। अब आप देखिए, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, ठंड में उसके जोड़ों में भयंकर तकलीफ हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। भाई वो जो ब्लड जिसमें यूरिक एसिड है वो साइनोवियल फ्लूइड से भी तो निकलता है, मतलब वहां जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि जॉइंट में कैविटी होती है, और टेम्परेचर लो होने से, पानी कम पीने से, टेम्परेचर कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो साइनोवियल फ्लूइड का जो घूमना है, उसका जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगा। या जो होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा उसमें, क्योंकि ये वहां भी सिक्रेट आउट कर जाता है साइनोवियल फ्लूइड में। तो वहां जोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हालांकि पहला एक्शन इसका अंगूठे से शुरू होता है, मतलब छोटे जॉइंट में ज़्यादा तकलीफ करता है, स्पेशली जहाँ सर्कुलेशन कम है, और हमारे शरीर के निचले हिस्से में सर्कुलेशन कम होता है। तो ये जो यूरिक एसिड है ये तकलीफ देगा जहाँ, उन जॉइंट्स में जो, जहाँ सर्कुलेशन बहुत कम रहता है, यानी कि हार्ट से दूर वाले हिस्से और जॉइंट। तो सबसे पहले जो बड़ा अंगूठा होता है, ग्रेट टो जिसको बोलते हैं, बिग टो जिसको बोलते हैं, उसमें इनिशियल सिम्टम आते हैं। ये छोटी उंगलियों में आएंगे। क्यों? वहां पे साइनोवियल फ्लूइड भी कम है। साइनोवियल फ्लूइड कम है, छोटे जॉइंट हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए यूरिक एसिड की तकलीफ हिप जॉइंट्स में बहुत कम नजर आती है, कंधे के जॉइंट्स में भी कम नजर आती है, वो नज़दीक भी हैं। घुटनों में दिखती है क्योंकि वो दूर है, हालांकि साइनोवियल फ्लूइड बहुत होता है लेकिन वो दूर है। और पैरों में नीचे, एंकल जॉइंट्स में बहुत नजर आती है, और पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगली में भी नजर आती है, कि वो दूर भी हैं और छोटे जॉइंट्स हैं, उसमें साइनोवियल फ्लूइड की वॉल्यूम जो है वो कम है। फिर जब ये क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं, तब इन पे इन्फ्लामेटरी अटैक भी होता है। एक्चुअल में गाउट ये तभी बनता है, गाउटरी अर्थराइटिस ये तभी बनता है जब ये क्रिस्टल बन गए हैं। अब
जो इम्यूनिटी है वो इन पे अटैक करती है, इनको फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन तो होते ही हैं वो, क्योंकि क्रिस्टल बन गए हैं। और क्रिस्टल पे अटैक करके इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन सिक्रिएट होंगे, इंटरलुकिन्स 1 बीटा रिलीज होगा जो इनिशियली होता है, और न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन तेजी के साथ होता है फिर वहाँ, जिससे जॉइंट में सूजन आती है, लिक्विड का, जो पानी, जैसे जॉइंट में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से, और रेडनेस और गर्माहट, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होने से। तो जॉइंट जो है वो रेडिश नज़र आते हैं, हॉट नज़र आते हैं, स्वेलन नज़र आते हैं, और हाथ लगाने से पेनफुल दिखते हैं, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, शार्प पेन होता है एकदम, छोटा सा मूवमेंट भी पेशेंट नहीं कर पाता है, इतना फ्रिक्शन होता है, और शार्प एकदम। यहां तक कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है, आप देखिए, वो कपड़े का फ्रिक्शन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपनी पैंट का, अपने लोअर्स का, और कपड़े का फ्रिक्शन तक उसको टॉलरेट नहीं होता है, इतना शार्प पेन जो है इसमें देखने को मिलता है। अब कई बार हम देखते हैं कि भाई कुछ लोगों में, मुश्किल से 1% लोगों में, या हमारे पास मैसेज आते हैं जी, हमने मैसेज आते हैं कि जी हमने दवाई दिया था और उसका दर्द बढ़ गया। तो भाई आपने डायलूशन में थोड़ी गड़बड़ करी है, आपने क्या किया वो आप देखिए। आपको इन्फ्लामेटरी कंडीशन को वहां पे सप्रेस थोड़ा करना था, मेडिसिन D6 में या D10 में दे के। और वहां जब आप उसको अंदाजे से ड्रॉप मेथड से दे देते हैं, कोई मेडिसिन जो है ज़्यादा डाल दिया आपने, मान लो आर ही ज़्यादा डल गई, तो वहां प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सर्कुलेशन वो तेज हो गया वहां पे, वहां तेज नहीं, सर्कुलेशन तेज नहीं करना था। पहले इन्फ्लामेटरी जो बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं उनको कंट्रोल करना था पहले, लीवर पे काम करना था, उसकी डाइट कंट्रोल करानी थी। सबसे पहला इम्पैक्ट उसकी डाइट कंट्रोल कराइए, पेशेंट की पानी ज़्यादा पिलवाइए, और लीटर डोज जरूर दीजिए उसको। अभी बताऊंगा आपको, जब ट्रीटमेंट बताऊंगा, एक फॉर्मूला लीटर डोज में दीजिए उसको। जो आप D4 में देना चाह रहे हैं, जैसे किडनी के फंक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप वो वाला फॉर्मूला उसको D4 में दीजिए, और उसको लीटर डोज में दो, यानी कि वो उतनी ही दवाई लेगा दिन भर में, लेकिन वो धीरे धीरे करके लेगा। और अर्थराइटिस या जो जॉइंट पेन वाला फॉर्मूला, वो उसको D6 में या D10 में दो। एक लीवर की मेडिसिन दो कोई, चाहे ग्लोब्यूल में दो, केवल C10 दोगे उससे भी काम चलेगा, केवल C10 दोगे तो भी काम चलेगा। तो अच्छा, इसका पेन एकदम सडन होता है, और यूजुअली ठंड में, टेम्परेचर चेंज होने पे, और रात में ज़्यादा होता है, क्योंकि वही जो क्रिस्टल हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनका फॉर्मेशन बढ़ जाता है, एल्बो में, रिस्ट में, एंकल में, फिंगर्स में। हालांकि लॉन्ग टर्म होने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम फिर इसके देखने को मिल सकती हैं। सॉफ्ट टिश्यू में भी जमा होने लगते हैं क्रिस्टल, उंगलियों की शेप चेंज हो जाती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म तक इसका बड़ा रहना बहुत खराब है। खैर, इन्वेस्टिगेशन में सीरम यूरिक एसिड और बाकी क्रिएटिनाइन और GFR, या केवल GFR या किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा करा सकते हैं आप। और कोई जो जो जम गई है क्रिस्टल, उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जॉइंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, नहीं तो एक्सरे से भी कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। वैसे तो ये दो ब्लड टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन और LFT, KFT और यूरिक एसिड, ये 3 टेस्ट इसमें क्लासिकल होते हैं। रिकरेंट वाले में तो ये तीनों ही कराने हैं। जो पहली बार आया, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम लेके आया, तो आप सिम्टोमेटिकली उससे चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट में अप्रोच भी वही रखनी है भाई, पेशेंट का पेन कम हो पहले। पेन कम होने के बाद, जैसे होम्योपैथी में एक बहुत बढ़िया दवाई है जो इस, और उससे, उस दवाई से उससे एलोपैथिक दवाई भी बनती है। कोल्चिकम होती है होम्योपैथी में एक, और कोल्चिन या कोल्चिनीन एक, ऐसा करके एक न्यूट्रोफिल माइग्रेशन को कम करती है वो दवाई, वो एलोपैथी में भी दी जाती है दर्द की दवाइयों के साथ। स्टेरॉइड भी देते हैं वो तो खैर, लेकिन कोल्चिकम जो दवाई होम्योपैथी में है उसको लोग वो 200 में जब देते हैं, तो वो बाहरी चीजें सारी एकदम से रोक देती है, यानी कि सिम्टोमेटिकली एकदम से फर्क लग जाता है, इंटरनली इम्पैक्ट तो नहीं आता है, वो दोबारा हो जाएगा दवाई बंद करते ही, लेकिन सिम्टोमेटिकली वो बढ़िया काम कर देती है उस केस में। तो पहले आपको भी सिम्टम पे काम करना होगा पेशेंट के, सिम्टोमेटिकली चीज़ों को, मतलब जो फॉर्मूला पेन का है वो आपको, या जो जॉइंट पेन का फॉर्मूला है वो आपको D6 में, D10 में दीजिए उसको, वो जो न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी ट्रिगर होती है, वो एक बार स्टेबलाइज हो जाए। बाकी फिर लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड को रिड्यूस करने की थेरेपी आप चलाते रहिए। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन लीवर में कम हो, किडनी प्रॉपर फिल्टर करे उस चीज़ों को। एलोपैथी में तो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैंथीन, जो जैंथीन ऑक्सीडेज जो होता है उसको जो है कम कर देते हैं, उससे फायदा एक तरफ लगता है, दूसरी तरफ नुकसान भी होता है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं इससे जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम कम तो हो जाता है, लीवर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेली होता है और उसका नुकसान फिर ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। रेड मीट खाते हैं, मीट में कुछ लोग ऑर्गन खाना या फिश वगैरह, वो सब कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल, बियर, वाइन, ये सभी दारू ही हैं, हिंदी में तो दारू बोलेंगे इनको। लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं आजकल के कि ये बियर दारू नहीं है, लेकिन उसमें देखिए अल्कोहल 7 से 8% तक अल्कोहल होता है। और किसी ने 2 बोतल बियर का पी लिया, 3 3 पी लेते हैं लोग, तो 2 बोतल में कितना चला गया, एक अच्छा बड़ा पैक के आसपास है उससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो ये चीज़ बंद कराइए, हाइड्रेट रखिए पेशेंट को, 3 साढ़े 3 लीटर पानी पिलवाइए। किडनी फेलियर का पेशेंट है तो अलग चीज़ है, उसके अलावा की बात कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी बंद कराइए। वेट ज़्यादा है तो वो कम कराइए, उससे लीवर पे इम्पैक्ट बढ़िया आएगा। लीवर से फैट कम होगा, लीवर अपना काम अच्छे से करेगा। एक्सरसाइज करें, पसीना बाहर निकालने, कुछ मात्रा में पसीने से भी निकलता है। और जो लोग लंबी फास्टिंग करते हैं उसको अवॉइड करवाइए। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है तो आप देखिए, यूरिक एसिड पे काम करना है, यूरिक एसिड को ठीक करना है, तो फिजियोलॉजिकल चीज़ों को समझने के लिए आपको लीवर पे काम करना होगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को, और जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ओवर सिक्रेट होने से बचाना होगा, किडनी पे काम करना होगा, और गाउट की फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली इससे कम हो जाएगी। फिर आपको गट पे काम करना है, यानी कि इंटेस्टाइन पे काम करना है। इंटेस्टाइन प्रॉपरली सिक्रिएट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, लीवर और आपकी इंटेस्टाइन। वैसे ज़्यादातर केस में इंटेस्टाइन जो है वो ठीक ही रहती हैं, इंटेस्टाइन से लगभग 60% के आसपास जो यूरिक एसिड है वो डिफ्यूज होके जो है सिक्रिएट होता है, गट बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं और स्टूल के थ्रू निकलता है, मतलब चेंज होके प्रोसेस उसका। तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो किसी का तो उसमें भी चांस रहते हैं, IBS, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट, और एंटीबायोटिक जो बहुत ज़्यादा लेते हैं उनका गट फ्लोरा खराब रहता है, उनका यूरिक एसिड बढ़ता है बहुत तेज़ी के साथ। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम जो है यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन, और साथ में लाइफस्टाइल का चेंज। बाकी एक ही मीटिंग में रखेंगे, मुझे जो काम था वो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी कल पूरी दोनों मीटिंग करेंगे और रेनल सिस्टम, किडनी को स्टार्ट करेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, और किडनी स्टोन या कोई एक डिजीज़ भी हम कर लेंगे। तो
अब किडनी के चैप्टर में हमें फिर ऐसे ही 2-3 दिन लगेंगे आराम से, डिजीज भी इसमें कई सारी आ जाती हैं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो यूरिक एसिड के लिए आपको देखिए, S6, C6, L1 चाहे तो ले सकते, नहीं तो A3 जरूरी है, A3 और B। इसको D4 में लीटर डोज दीजिए। लीटर डोज कैसे देना है? मतलब 10 बूंदे 1 लीटर पानी में डाल 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 दीजिए, पेशेंट को बोलिए उसको दोपहर तक फिनिश करिए। फिर दोबारा बोतल भरिए, 10 बूंदे डालिए, अच्छे से हिलाइए, मिक्स करिए। बोल दीजिए उसको कि हिलाइए आधे मिनट तक, और फिर उसको लीजिए, धीरे धीरे पिए। शाम तक फिनिश कर दीजिए, फिर शाम को एक बोतल और भर लीजिए, उसमें 10 बूंदे डालिए, और फिर उसको रात तक फिनिश कर दीजिए। ऐसे उसको लीटर डोज में स्टिमुलेशन मिलेगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, और किडनी अपने आप ही स्टिमुलेट हो जाएगी, और पेन बढ़ेगा नहीं। दूसरा, पेन का जो फॉर्मूला है, S5, C4, F1, और वैन वन भी देना है, एंड रेड इलेक्ट्रिसिटी। इसको दीजिए D10 में। बहुत क्रोनिक नहीं है तो D6 में दे सकते हैं, नहीं तो D10 में ही दीजिए इसको, दिन में 3 बार। और लीवर के लिए केवल C10 दे दीजिए आप। C10 को D4 में ग्लोब्यूल्स। ये लीवर और गट दोनों पे काम करेगा। हालांकि गट के बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए आपको फर्मेंटेड फूड खाना पड़ेगा। फर्मेंटेड फूड खाना पड़ेगा, कांजी वगैरह जो होती हैं वो पीनी पड़ेंगी। और उसकी डाइट जो होता है, प्रोबायोटिक्स, वो लेने पड़ेंगे। फिर प्रोबायोटिक्स तो खैर बहुत सारी चीज़ों में होता है, फल फ्रूट्स खाइए अच्छे से। तो गट बैक्टीरिया भी जब बढ़ेंगे, उनको खाना मिलेगा तो अपने आप, क्योंकि बड़ा हिस्सा ये सिगरेट होता है हाथों से, एक बड़ा हिस्सा 60%। और एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो सिगरेट कैसे होगा। लेकिन मेन ऑर्गन किडनी और लीवर ही है, वहाँ लीवर पे जब काम होगा, जब आप पेशेंट को C10 D4 में देंगे तो लीवर मॉड्यूलेट होता है, लीवर के फंक्शन मॉड्यूलेट होते हैं, xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम प्रॉपरली सिक्रेट होता है, और जिससे प्रॉपरली सिक्रेट का मतलब ओवर सिक्रेशन नहीं होगा, और अपना फंक्शन प्रॉपर से करेगा। वैसे पहले दोनों प्रोटोकॉल से भी काम होता है। इनिशियली मैंने जब पहले ये प्रोटोकॉल मैं देता था, तो मैं इसमें S2 भी बोलता था, बहुत सारी क्लासेस में मैंने बताया, S2 और L1 भी ऐड किया। आप कर सकते हैं ये भी, S2 L1 A3, S6 C6 A3 और B। S2 काम करता है चीज़ों पे। लेकिन अगर आप इतना भर भी करेंगे, S6, या जो फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था, याद हो, S6 C6 L1 A3 और B, और मैंने बताया था ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। तो वही आप, लेकिन फिजियोलॉजिकल आप समझिए। जब आप फिजियोलॉजिकल समझ लेते हैं, और आपको ये पता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ काम करती है, तो आप बताइए फॉर्मूला बनाने में क्या मुश्किल है। आपको ये पता है यूरिक एसिड कैसे बन रहा है, डाइट के थ्रू कैसे अंदर जा रहा है, लेकिन डाइटरी पार्ट केवल 30% है, 70% फिर वो अंदर की चीजें डिपेंड करती हैं। तो डाइट कंट्रोल कराइए पेशेंट की, और फिर आप अंदर आ जाइए फिजियोलॉजिकल तरीके में। तो लीवर मेन ऑर्गन हो गया, आपको पता है लीवर की कौन सी मेडिसिन है। और दूसरा, एक्सक्रेट आउट होना जरूरी है प्रॉपरली, तो किडनी। और तीसरा, इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन है तो वो रिलीज कराइए उसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो बहुत जरूरी है। इफ कॉन्स्टिपेशन, तो स्लाश T4। देखिए स्लाश कोई लैक्सेटिव, इतना स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव नहीं है। आप कोई और लैक्सेटिव भी दे सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्लाश ही दीजिए, अगर रिलीफ नहीं लग रहा है तो कोई और लैक्सेटिव दे सकते हैं। आप सना आता है, एक सना, सनाए जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते ले आइए, इजीली मिल जाते हैं पंसारी के यहाँ से, उसका एक्सट्रैक्ट बना लीजिए। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पर जो लैक्सेटिव है उसको कभी कभी आप दे सकते हैं, आदत भी पड़ती है उसकी। पर दिया जा सकता है कभी कभी, मैं रखता हूँ अपने यहाँ सना का एक्सट्रैक्ट ऐसे पेशेंट को देने के लिए। कई बार तो कोई पेशेंट को मैंने क्रोटोनटिक का भी दिया है, जमाल घोटे का मदर टिंचर आता है होम्योपैथी में। लेकिन वो बहुत ध्यान से देना होता है, कहीं पेशेंट हार्ट पेशेंट ना हो, उससे ब्लोटिंग बहुत तेज होती है, हार्ट पे प्रेशर, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है। तो नॉर्मल पेशेंट को वो दे सकते हैं, आप लोग ऐसे मत ट्राई करना, बहुत ध्यान उसमें देना होता है। लेकिन सना दिया जा सकता है, सना का पाउडर सभी चूर्ण वगैरह में होता है, सभी टैबलेट में है, आयुर्वेदिक टैबलेट में।
कंट्रोल डोज में वो बढ़िया है। अदरवाइज स्लाश दीजिए आप, 2 से 3 दिन लगेंगे। थोड़ा मैसिव डोज जब देंगे, एक बार से नहीं हो रहा है 2 बार दे दीजिए, 20 बूंदे सुबह 20 बूंदे शाम को। स्टूल सॉफ्ट होगा, पेरिस्टालसिस बढ़ेगा, जिगजैग मोशन बढ़ेगा इंटेस्टाइन का, पानी का एब्जॉर्प्शन बैलेंस होगा, और ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से, तो 3-4 दिन में स्टूल ठीक हो जाएगा उसका। तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज होना जरूरी है, यानी कि एक्सक्रेशन, तीनों टाइप के एक्सक्रेशन प्रॉपरली होने चाहिए। पेशेंट को पसीना आना चाहिए, उसके लिए बोलिए 40-45 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें कि उसको पसीना आए। उसको बोलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, आपको चूरन वूरन जो भी लेना है लीजिए, लेकिन पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। दूसरा, उसको पेशाब खुल के आना चाहिए, यूरिन प्रॉपरली उसको होना चाहिए। ये फैक्टर आपको अपनी मेडिसिन से, लाइफ स्टाइल से मैनेज करने हैं, और मेटाबॉलिज्म उसका धीरे धीरे करेक्ट करना है। ये जो पेन की दवाई है ये भी हम D4 तक लेके जाएंगे, लेकिन इनिशियली नहीं, नहीं तो दर्द बढ़ेगा। और दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बोलूँगा कि गाउट के पेशेंट को आप सिस्टमिक सीक्वेंसली बना हुआ D6 दें, नहीं तो D10 दें। आप ड्रॉप मेथड से दे रहे हैं तो बस D10 दीजिए, 2-2 बूंदे डाल दीजिए मैक्सिमम 30 ml में, और पेशेंट को दे दीजिए। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों समझिए, फिर फॉर्मूले बनाने आसान है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये मेडिसिन है, ये इस ऑर्गन पे काम करती है, ये और उसका एक्शन ये है, यानी कि हर एक रेमेडी का मोड ऑफ एक्शन और उसका एरिया ऑफ एक्शन। बस फिर सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। ये 3 चीज़ें समझो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंप्लीट। साइंटिफिक, पूरी साइंटिफिक अप्रोच है, 100% साइंटिफिक अप्रोच है। इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। एक ही मीटिंग में क्लास रखेंगे आज, तो पढ़िए ज़रूर। मैं बोलता हूँ क्लास के अलावा आप 1 घंटा अपने आप को डेली दीजिए मेडिकल पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं, केवल मेडिकल को पढ़ने के लिए। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या आर्ट या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो ज़रूर दीजिए। अब अपना खुद का बहुत ज़्यादा भला आप लोग करेंगे। चलिए खैर, अभी इतना ही रखते हैं। आई होप गाउट यूरिक एसिड आपको समझ में आया सर हो। ये सेना जो बोल रहे थे सर, सेना सेना जो होम्योपैथिक में मदर टिंचर, वो भी दे सकते हैं क्या सर? हाँ दे सकते हैं, 10-20 बूंदे दे सकते हैं। 10-20 बंदे सर, चलिए सर, ओके सर, ओके सर। कैस्केरिया थैंक यू। सैक्रेडा आता है, वो भी दे सकते हैं। कैसे करिए सर? हाँ, लेकिन दोनों में से एक देना है, दोनों नहीं देना। दोनों नहीं देना। ठीक है सर, गुड नाइट।